हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर का टॉपिक है रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स एट J&K हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आइए शुरू करते हैं। रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज़। मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे रूल्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में और बहुत सिग्निफिकेंट रूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी प्लेज न्यूमरस सिग्निफिकेंट रूल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ इन मैनी रिस्पेक्ट्स। पहला रूल, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अहम रोल अदा करती है। सेवर्स के पास जो पैसा एक्सेस में फंड्स होते हैं, उन फंड्स को इन्वेस्टर्स तक पहुंचाने के लिए। कैसे? सेवर्स के पास जो आइडल मनी पड़ा रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं कि सेवर्स मोटिवेट होते हैं अपने एक्सेस फंड्स को बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए, और फिर वहाँ से लोन्स की फॉर्म में लेके इन्वेस्टर्स किसी और जगह इन्वेस्ट करने के लिए, नए प्रोजेक्ट्स में, बिजनेस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इस तरह से जो पैसा आइडल इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स सेवर्स के पास होता था, वो मोबिलाइज होकर इन्वेस्टर्स के पास चला जाता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्योंकि पैसा बेकार रहता है इनके पास, अब इनके पास वो पैसा पहुँचा तो उस पैसे को वो बहुत जो है फ्रूटफुली, गेनफुली जो है इन्वेस्ट करेंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल लीड टू कैपिटल फॉर्मेशन। तो रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी दूसरा हमारे नज़दीक है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन हुआ एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, जो कैपिटल इकोनॉमी में या कैपिटल एसेट्स जो किसी भी मुल्क के होते हैं, उनमें इजाफा होना, उनमें इंक्रीज होना इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैसे वो इंक्रीज होते हैं, कैपिटल कैसे नए एसेट्स क्रिएट होते हैं? वो होते हैं थ्रू प्रमोशन ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी? कुछ पॉलिसीज बनाती है जो इन्वेस्टर फ्रेंडली होती हैं, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करती हैं कि वो लोन्स ले जाएं, कहाँ से? बैंक्स से, और जाकर इन्वेस्ट करें। लोन्स हुआ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग हुआ लोन्स देना, क्रेडिट्स देना, किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो हो गई कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकोनॉमी में। तीसरा पॉइंट है रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में ना दो सेक्टर्स होते हैं, सब्सिस्टेंस सेक्टर और कमर्शियल सेक्टर। सब्सिस्टेंस सेक्टर वो होता है जहाँ पे लोग काम तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना काम करते हैं कि वो हैंड टू माउथ कमाई करें, यानी इतनी कमाई करें कि जिससे उनका सिर्फ पेट पल सके। उनके यहाँ कमर्शलाइजेशन का, उनके यहाँ जो है तिजारत का कोई भी जो है वो नज़रिया नहीं होता है। अच्छा जी, जब मॉनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी अब कैसे होगी रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के तहत? मॉनेटरी पॉलिसी बैंकिंग नेटवर्क छापती है, बिछा देती है, कंट्री साइड में भी, अर्बन साइड में भी, रूरल साइड में भी, विलेज टू विलेज जो है बैंकिंग नेटवर्क्स जो है बिछा देती है। जगह जगह बैंक्स जो है वो बैंकिंग ब्रांचेस जो हैं ओपन होती हैं, वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ना वो, क्योंकि बैंक तो एक तरह की पैसे की दुकान है, तो लोग जो सब्सिस्टेंस के लिए अभी तक आज तक काम कर रहे थे, फ्रूट उगा रहे थे, सब्जियां उगा रहे थे, फसल उगा रहे थे, अनाज उगा रहे थे, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, वो उनके यहाँ मार्केट का कोई तस्वुर नहीं था। तो मार्केट बढ़ने लगती है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स की थिंकिंग वाले लोग हैं, वो बिज़नेस करना शुरू कर लेते हैं। उनको लोन मिल जाता है। कहाँ से मिलेगा? बैंक, क्योंकि उनके पास पहुंच चुका है, वो बैंक से लोन ले लेंगे। और जो ये काम करने वाले लोग थे ना, अब ये मार्केट क्योंकि बन गई, बिज़नेस आ गया किसी जगह पे, अब ये इस बिज़नेस को देखते हुए अपनी चीज़ें बेचने लगेंगे। फ्रूट उगाने वाला जो है फ्रूट बेचेगा, फसल उगाने वाला अपना अनाज बेचेगा, सब्जियां उगाने वाला अपनी सब्जी बेचेगा, खुद भी खाएगा, बेचेगा भी, यानी कमर्शलाइजेशन हो जाएगी इकोनॉमी की। और सब्जी हो, अनाज हो, फल फ्रूट हो, माल मवेशी हो, हर एक चीज़
ट्री सेंस में ली जाएगी। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि हमारी गाय 5 किलो दूध देती है, बल्कि ये कहा जाएगा कि हमारी गाय 5 × 5 250 रुपये का दूध देती है। तो इकोनॉमी में एक मनी सेंस आ जाएगी, इकोनॉमी के पॉपुलेशन में एक मनी सेंस हो जाएगी और हर चीज़ को मॉनिटरीली जो है वैल्यू किया जाएगा। अगला पॉइंट, अच्छा जी, जब मोबिलाइज हो गई सेविंग, जब कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, जब इकोनॉमी मोनेटाइज हो गई, तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है इंडस्ट्रियलाइज करना इकोनॉमी को। इंडस्ट्रियलाइज करने का मतलब हुआ सेटिंग अप ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है सेटअप करना किसी इकोनॉमी में। और इंडस्ट्रीज तो हर जगह पे एक तरह की इंडस्ट्री नहीं सेटअप हो सकती है, और हर चीज़ के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए एक तरह की बड़ी बड़ी ही इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जा सकती है। इंडस्ट्री स्मॉल स्केल भी हो सकती हैं, इंडस्ट्री लार्ज स्केल भी हो सकती हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ भी विलेज साइड में हो सकती हैं, रूरल साइड में हो सकती हैं, और अर्बन एरियाज़ में तो बहुत बड़ी बड़ी नवरत्नाज बन सकती हैं, महारत्नाज जिन्हें कहा जा सकता है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिनके थ्रू एडिक्वेट फाइनेंशियल कैपिटल एंड सेक्टर या एक्टिविटी स्पेसिफिक लोन स्कीम्स बनाई जाती हैं। रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि वो सेक्टर या फिर एक्टिविटी स्पेसिफिक लोन स्कीम्स बनाए, और बनाती भी है, और हर एक सेक्टर को, हर एक एक्टिविटी के लिए एडिक्वेट यानी काफ़ी जितनी ज़रूरत है उतनी फाइनेंशियल कैपिटल सपोर्ट मिल जाती इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। आपने देखा होगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी लोन पॉलिसीज़ हैं, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अलग स्कीम्स हैं। इतनी सब्सिडी पर इस सेक्टर को, इस एक्टिविटी के लिए लोन मिलेगा, और इतनी सब्सिडी पर जो है इस सेक्टर को लोन मिलेगा। इस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। होता क्या है, जब हर सेक्टर को लोन मिल गया, हर सेक्टर को क्रेडिट मिल गया, हर सेक्टर को फाइनेंशियल कैपिटल सपोर्ट मिल गया, तो हर सेक्टर में इंडस्ट्रीज और हर एक्टिविटी के लिए इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। तो दिस विल लीड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ होल इकोनॉमी, जो कि बैकबोन है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो बैकबोन है। अच्छा जी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन हो गई, तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी जाएगी। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ सिंपली जिसे आप कहते हैं जीडीपी में इंक्रीज हो जाना, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की उसमें इजाफा होने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन का बढ़ना और प्रोडक्शन के पोटेंशियल का बढ़ना। अब ये कैसे होता है, ये कैसे होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? मॉनेटरी पॉलिसी इसके लिए क्या करेगी? वो पिक अप करेगी, यानी बढ़ाएगी दो चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन एक्टिविटीज़ को। लोन देगी तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, लोन देगी तो हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए लोन लेगी, होम लोन, कार लोन, मैरिज लोन एट्सेट्रा। तो दोनों इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, इकोनॉमी में एक हीट पैदा हो जाएगी एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आई बढ़ा, सी बढ़ा, तो एडी खुद ही बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो फिर डेफिनेटली आती ही आती है, जीडीपी तो बढ़ता ही बढ़ता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का? इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं जो सिर्फ ओवरऑल जीडीपी नंबर को देखता है। बीच में क्या हुआ, हाई इनकम क्लास का क्या हुआ, मिडिल इनकम क्लास का क्या हुआ, लो इनकम क्लास का क्या हुआ, ये ना जीडीपी नहीं देखता। आइए देखते हैं, क्या मॉनेटरी पॉलिसी सारे सेक्शंस के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ करती है? बिल्कुल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी ये रोल प्ले करती है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट देती है टू ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, रिच हूँ, पुअर हूँ या मिडिल क्लास हूँ, उनके लिए सेपरेटली लोन स्कीम्स बनाई जाती हैं। और सारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए भी, आपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट के लिए भी लोन मिलेगा। और आपको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, आप फार्मर हैं, तो आपको केसीसी जैसे जो है किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो है वो लोन्स मिलेंगे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और आपको अगर आप अगर किसी और सेक्टर के साथ जुड़े हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ जुड़े हैं, तो आपको
अलग किस्म से आपको भी लोन दिया जाएगा। यानी सारे सेक्टर्स के लिए लोन स्कीम्स हैं, क्रेडिट स्कीम्स दी जाती हैं, क्रेडिट सर्विसेज दी जाती हैं और सारे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। अब देखिए जनधन स्कीम को ले लीजिए, इसमें क्या है, सबका खाता खुलेगा, सबकी छोटी छोटी जमा पूंजी जो है वो जमा होती जाएगी बैंक्स के पास। तो लेट इट। अब आइए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई, इंक्लूसिव ग्रोथ भी हुई, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रोथ का। जब ग्रोथ हो तो स्टेबिलिटी के साथ हो, बढ़े, जीडीपी तो बढ़े लेकिन स्टेबिलिटी के साथ बढ़े। 20% एक क्वार्टर में और -20% दूसरे क्वार्टर में, इस तरह से इर्रेगुलरिटी ना हो, बल्कि एक बिल्कुल स्टेबल जो है वो स्टेबिलिटी के साथ जो है ओवरऑल ग्रोथ होती जाए। 6%, 7%, 8%, 9% इस तरह से ग्रोथ हो, ना कि 7%, फिर -20%, फिर 5%, फिर और गिरेगी, फिर और बढ़ेगी, इस तरह से ना हो। पॉलिसीज़ ऐसे फ्रेम की जाती हैं ताकि स्टेबिलिटी आ जाए इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक प्राइसेस में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में। तीनों वेरिएबल्स, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे प्राइसेस हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज हो, तीनों की स्टेबिलिटी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के पास कुछ ना कुछ डिसीजंस ज़रूर होते हैं। ये हम अलग अलग जगह पे इनको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। अगला रोल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉनेटरी पॉलिसी का ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। महंगाई, कौन नहीं जानता इस बीमारी को, ये इकोनॉमिक डिजीज़ है एक तरह की, आज के दौर में एक हेडेक है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में। आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री का फिगर उठा के देख लीजिए, यू विल ऑलवेज फाइंड इन्फ्लेशन टू बी देयर। वहाँ 7%, 10%, 15%, 20%, 30% भी इन्फ्लेशन रेट्स आज की डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखी जाती हैं। तो यहाँ पे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या करती है वो मॉनेटरी पॉलिसी? ऐसे डिसीजंस लेती है जिसमें कि वो डिज़ायरेबल रेंज फिक्स करती है, फिक्सेस डिज़ायरेबल रेंज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि मॉडरेट माइल्ड इन्फ्लेशन को डिज़ायरेबल माना जाता है। सही है, मैं कहूँगा इसको ऐसे कि माइल्ड इन्फ्लेशन या मॉडरेट इन्फ्लेशन इज प्रो ग्रोथ। अगर थोड़ी सी इन्फ्लेशन है, 2, 4, 3, 5% अगर इन्फ्लेशन है तो वो डिज़ायरेबल है, क्योंकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहेगा। अच्छा जी, उसकी रेंज को फिक्स करती है मॉनेटरी पॉलिसी, और उसके बाद फिर क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसीज़ बनाती है, बैंक रेट को कम करेगी, बढ़ाएगी, CRR बढ़ाएगी, घटाएगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, बाई करेगी, वगैरह वगैरह, और कोशिश करेगी कि उस रेंज में, उस डिज़ायरेबल रेंज में ही स्टे करे कौन? इन्फ्लेशन। आखिरी पॉइंट, अब इन्फ्लेशन तो हाई प्राइसेस का नाम है, प्राइसेस के लगातार कंटिन्यूसली राइज होने का नाम है, लेकिन प्राइसेस ना सिर्फ राइज ही नहीं करती, प्राइसेस डाउन भी चली जाती हैं, जिसे हम डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। तो कभी इन्फ्लेशन, कभी डिफ्लेशन, एक क्वार्टर, एक मंथ में, दिसंबर में आप आसमान छू रहे हैं प्राइसेस के मामले में, और जनवरी आते आते आप जो है पाताल छू रहे हैं। ऐसा ना हो, ये इरेगुलरिटी प्राइसेस में ना हो, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो प्ले भी करती है। क्या करती है? डिफ्लेशन होने नहीं देती है, डिफ्लेशन होने नहीं देती है, फाइट करती है डिफ्लेशन के अगेंस्ट, कि मेंटेन रहें, प्राइसेस स्टेबलाइज रहें और राइज करें, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरह प्राइसेस भी थोड़ा थोड़ा राइज करें, थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेशन आती जाए, और एक ट्रेंड के साथ, एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ, जिसका स्लोप बहुत ऊंचा ना हो, बल्कि जिसका स्लोप जेंटल हो, आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस राइज करें। उससे क्या होगा? उससे देखिए एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी इकोनॉमी में। प्राइसेस की जब प्रिडिक्टेबिलिटी रहती है ना, तो बिजनेस क्लास समझती है कि अगर कि प्राइसेस बिल्कुल स्मूथली ऊपर को लिए जा रही हैं, तो इनको ना प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, प्रॉफिट मार्जिन भी इनको अपना बढ़ता दिखता है। अगर एक चीज़ आज 5 रुपए की, इन्हें मालूम है कि अगले साल 6 रुपए की हो जाएगी, फिर 6.5 की, फिर 7 की हो जाएगी, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन इनको बढ़ता दिखता नज़र आता है, प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ये दोनों चीज़ें काम करती है इकोनॉमी में इंश्योर करने के लिए कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो,
भाई बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट तो तभी कहलाएगा ना जब इकोनॉमी में प्रिडिक्टेबिलिटी हो प्राइसेस की, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी हो, बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हों, प्रॉफिटेबिलिटी हो, प्रॉफिट मार्जिन्स दिखें, तब जाकर इन्वेस्टर्स मोटिवेट होते हैं टू इन्वेस्ट मोर। सारे इन्वेस्टर्स कूद पड़ते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। ये था रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब मैं आखिर पर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल द एजुकेशन प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, इस पर आने वाले सारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई सजेशंस हों हमारे इस वीडियोस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या अगर हमारे लेक्चर के दौरान कोई बात हमसे कोई गलती हुई हो एक्सप्लेनेशन में, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।